Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about the measures of central tendency, that is Unit 5. After completing this unit, you will be able to understand the goal of measure of central tendency. You can explain the characteristics of central tendency, and you can also know uh, about the mean and merits and demerits of mean, and you can also know about the median and its merits and demerits and calculation, how you can calculate the median. You can also explain uh, the mode and its merits and demerits and its calculation, and you can also able to write measure of dispersion, merits and demerits, and then you can calculate the measure of dispersion, right? These are the learning objective. After completing this unit, you will be able to understand these all topics. So descriptive statistics. What is descriptive statistic? Descriptive statistics, that is divided into two types: measure of central tendency and measure of dispersion, right? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को हम टू डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन. अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं. सबसे पहले हम इसको देखते हैं. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन, मीन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सारी चीज़ें, चार पांच चीज़ें जो हैं वो सारी मीन के अंदर आ रही, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आ रही हैं. अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली है क्या? An average is a single value which represent the set of data as a whole, right? measure of central tendency में स्पेशली हम डेटा सेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एज अ होल जो है अंडरस्टैंड करते हैं, नॉट अ सिंगल वैल्यू. सिंस द एवरेज टेंड टू लाई इन द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, they are also called measure of central tendency. There are three methods of measuring the central tendency. Whenever we have the data, okay, whenever we have the data set and we want to know about the central tendency, like उनकी एवरेज क्या है, डेटा की एवरेज क्या है, सिंगल वैल्यू को हमने चेक नहीं करना. हाँ, या हम सिंगल वैल्यू की एवरेज को चेक करना चाह रहे हैं, या एक डेटा सेट की एवरेज को चेक करना चाह रहे हैं, या सेंट्रल पॉइंट को चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं. इसके नाम से जाहिर है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हमारे डेटा का सेंटर पॉइंट क्या है. तो जब हम सेंटर पॉइंट की बात करते हैं तो सेंटर पॉइंट में मीन भी आ जाता है, मीडियन भी आ जाता है, मोड भी आता है, और ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सारी जो है ना टेस्ट, वो इसके अंदर आते हैं, राइट? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी अपने डेटा का सेंटर पॉइंट जानने के लिए, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को जानने के लिए किस तरीके से हम मेजर करेंगे, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर सकते हैं डेटा की, तो वो अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, राइट? अभी हम इसको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे. द गोल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज टू कंडेंस द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू. जो हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, एक डिस्पर्स फॉर्म में होता है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का गोल क्या है कि हमने उसको सिंगल वैल्यू में बता देना, राइट? अगर हमारे पास 100 या 200 या 500 का डेटा है, तो हमने उस डेटा को एक सिंगल वैल्यू में अगर चेक करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम उसका मीन निकाल लेंगे, या उसका मीडियन निकाल लेंगे, या उसका मोड निकाल लेंगे. यानी कि हमें वो सिंगल यूनिट में हम डेटा को, जो इतने बड़े लार्जर डेटा है, उसको हम एक सिंगल वैल्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं. Then second point is to facilitate comparison between data. Whenever we are going to compare the data, two data sets, तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हाँ, अगर हमने कंपेयर करना है तो हम मीन, मीडियन, मोड और इनके थ्रू हम कंपैरिजन बहुत इजीली बता सकते हैं कि विच इज़ हायर, विच इज़ लोअर, राइट? जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम चेक किया था
डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हिस्टोग्राम हमने चेक किया कि हम हिस्टोग्राम के थ्रू डेटा को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राम में अगर हम जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू हम शो करते हैं, यानी ये वाला टेस्ट लगा के शो करेंगे, तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा सबके लिए। Commonly used measures of central tendency are the mean, median and the mode. जो mostly use होते हैं जो mostly use होते हैं टेस्ट measure of central tendency के अंदर, वो है mean, mode and median। यानी हम इन चीज़ों को mostly use करते हैं mean और central tendency अपने डेटा की मालूम करने के लिए। ठीक है। देन हमारे पास each of these indices is used with a different scale of measurement। अब ये जो हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड है, ठीक है, अब हम इनको डिफरेंट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं और हम इनको मीन, मीडियन एंड मोड, इन सब का डिफरेंट फार्मूला है, उसके थ्रू हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। अब मीन और एवरेज, यानी कि मीन जिसको हम एवरेज भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। देखो, अब हम मीन को कैसे निकालेंगे? दिस इज अ मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जिसके थ्रू हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन निकल आएगा। यानी जितना ऑब्टेन नंबर है, टोटल नंबर या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिवाइड किया, तो जो हमारा मीन आएगा दैट विल बी जो हमारा नंबर आएगा दैट विल बी मीन। और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है? एक्स से रिप्रेजेंट करना है। व्हेन टू यूज अर्थमेटिक मीन? वी यूज अर्थमेटिक मीन when we are required to study social, economic and commercial problems like production, price, export and import. It helps in getting average income, average price, average production and etc. Like अब हमें मीन हम कब कब यूज करते हैं? एक तो अभी हमने बताया कि अगर हमारे कोई ऐसी स्टडी है जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या कमर्शियल प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, या हम चेक कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन में हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मीन निकालते हैं। ठीक है, या हम अपना ये चेक करते हैं कि हमारी एवरेज इनकम कितनी है, राइट, तो उसके लिए भी हम मीन निकालते हैं। इवन जब आप लोग अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स का मीन निकालना चाहते हो कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है, ठीक है, कितना स्कोर आपका है, तो उसके थ्रू भी आपका मीन निकल सकता है, हम तब भी मीन यूज कर सकते हैं। क्लियर? Okay, then this is an example of mean. The formula for computing the mean is mean scores x, x that is represent the mean. ठीक है, x का मतलब है कि we are calculating the mean, summation x over n. This is the formula. This is the formula of ungrouped data. Whenever we have the ungrouped data, उसके लिए mean निकालने का formula क्या है? Summation x over n, where summation means that represents sum of x, right? And x represent any raw scores values and n represent total number of scores. अब देखें, x capital X means the total number or total observation or total number, right? हम उसको कह सकते हैं। और summation mean हमने उनको sum up करना है, add करना है, ठीक है। n टोटल नंबर, यानी ऑल रिप्रेजेंटर या टोटल स्कोर। अब एग्जांपल ये है कि अब ये देखें, दिस इज वैल्यू यू हैव 5, 10, 12, 16, 8, 42, 25, 15, 10 एंड 7। ठीक है, अब ये हमारे पास ये स्कोर्स हैं, मैथमेटिकल स्कोर्स हैं 10 स्टूडेंट के। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिकल स्कोर्स हैं। तो अब हमने इनको जो है प्लस करना है, लाइक 5, 10,
12, 16, 18 को सम किया। अब देखो ना हमारे पास फॉर्मूला है समेशन एक्स, ये एक्स है, 5, 10, 12 एक्स हैं, यानी कि हमारे पास स्कोर्स हैं। इन स्कोर्स को हमने प्लस किया, डिवाइड कर दिया जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है, यानी टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट अगर आप काउंट करो 1, 2, 5 को काउंट करो, 5 इज 1, यानी 5 से लेके 7 तक हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट के स्कोर्स हैं, मैथ्स के स्कोर। तो हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट हुए, तो 150 यानी जो ऑब्टेन नंबर है हमारे पास, उसको डिवाइड कर दिया हमने 10 पे, तो उसका जो हमारे पास मीन आया दैट इज 15। तो 15 ये हमारा मीन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीन। अब हमने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है? Interpretation to interpret the to interpret the as the balance point or the central value। अब जैसे सीसा है, लुक सीसा क्या करता है कि बैलेंस वैल्यू करने की एक अप एंड डाउन कर देता है। जब आप बैलेंस होंगे तो दोनों का लेवल इक्वल होगा। सो वी कैन use the analogy of a seesaw. It means lies right at the center where the fulcrum keeps the board perfectly balanced। अब देखो, अब ये फ्लक्रम जो है ना मिडल में है और ये बैलेंस क्रिएट करता है, और हमारा मीन कहाँ पे होता है? मिडल के अंदर होता है, जो बैलेंस क्रिएट करता है। एज द मीन इज बेस्ड ऑन एवरी स्कोर और वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। तो हमारा जो मीन है वो भी बैलेंस होगा, वो भी मिडल में होगा, लेकिन हमारे सबसे जो मेन पॉइंट होता है, जैसे ही हमारी हायर वैल्यू इंक्रीज होती है या हमारे नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मीन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मीन हमारा स्टेबल नहीं रहता, मीन हमारा अनस्टेबल होता है, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा मीन चेंज हो जाएगा। और मीन का काम जैसे सीसा में है कि वो फ्लक्रम जो है वो बैलेंस को कीप सेम रखता है राइट एंड लेफ्ट में, तो मीन भी बैलेंस को बिल्कुल जो है वेट को बैलेंस रखता है, स्कोर को बैलेंस रखता है उसके राइट एंड लेफ्ट, यानी हाई एंड लो के मिडल में वो आता है। क्लियर? Mean on average. Qualities of good average. An average that possess all or most of the following qualities is considered of good average. It should be rigidly defined. ठीक है, अब कोई भी एवरेज है या मीन है वो रिजिडली डिफाइन किया जाए, यानी कि बड़े अच्छे से सख्ती से डिफाइंड हो। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। जितना मीन है बहुत इजी हो से, हाँ, आपको समझ आ जाए और इजीली आप कैलकुलेट कर दें, दैट इज अ गुड क्वालिटी। क्योंकि मीन निकालना बहुत इजी है, यानी कि आपने टोटल नंबर डिवाइडेड ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर पे किया तो आपका मीन निकला है, तो बहुत इजी है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, यानी कि जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई हैं, जितना हमारे पास स्कोर आया है उसके ऊपर बेस करेगा, यानी उस सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करेगा, देन मीन निकलेगा। इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इनको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये अनअफेक्टेड होता है, यानी कि अगर आपने एक्सट्रीम 20, 70, 50 भी आए, लेकिन मीन आपका स्टेबल रहेगा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। मैंने एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की बात की, ये नहीं कि अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होंगी तो हमारा मीन चेंज होगा, लेकिन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जितनी भी होंगी मीन चेंज नहीं होगा। इट शुड हैव अ सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, जितने हमारे पास मीन है उनके अंदर सैम्पलिंग स्टेबिलिटी है, यानी सैंपल ऑलवेज स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ही एक अच्छा एक्यूरेट मीन आएगा। एडवांटेजेस ऑफ मीन। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? क्वालिटीज ऑफ गुड एवरेज। सबसे पहले, एन एवरेज दैट पोजेस ऑल और मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज कंसिडर्ड ऑफ अ गुड एवरेज। अच्छा, ये तो अभी हमने डिस्कस कर दिया कि ये जो हमने क्वालिटीज ऑफ गुड एवरेज की बात की, यही सारी की सारी मीन की एडवांटेजेस है, कि हमने कह दिया कि बड़े अच्छे से रिजिडली डिफाइन किया जाए ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी की सारी जितनी ऑब्जर्वेशन है डेटा के अंदर वो उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, और ये एक्सट्रीम केसेस, यानी जितने हाईएस्ट नंबर जितना मर्जी हो, मीन उससे अफेक्ट नहीं होता, और ये हमें सैम्पलिंग स्टेबिलिटी को शो करता है। क्लियर?
देन हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन है, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। जितनी एक्सट्रीम यानी हमारे नंबर ऑफ केसेस जितनी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी उतना ही हमारा मीन अफेक्ट होगा, फिर हमारा मीन स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे 10 है हमारे पास नंबर है, अब अभी जो अभी हमने प्रीवियस डेटा चेक किया, सॉल्व किया, अभी हमारे पास टोटल नंबर थे 10, अगर हमारे पास 11 और 12 हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मीन चेंज हो जाएगा। It cannot be accurately calculated for open-ended frequency distribution। जो जितने हमारे पास open-ended questions होते हैं उसके लिए accurate नहीं होता मीन। ठीक है, it cannot be calculated accurately if any observation is missing। ठीक है, अगर हमारे पास 0 का स्कोर आ जाता है या मिसिंग हो जाती है कोई वैल्यू तो भी हमारा मीन स्टेबल नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। ठीक है, आप ग्राफिकली इतने इजीली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कहाँ पे मीन है। ठीक है, अगर आपने ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है तो मुश्किल होगा। मीडियन, ओके, हमारे नेक्स्ट जो है मीडियन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द सेट डेटा व्हेन द डेटा इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड। If the number of observation is in odd form, then median is the middle value, and if the number of observation is even form, then median is the average of two middle value। देखो median क्या है, median is the middle value, यानी हमारे पास कोई भी डेटा सेट है तो उसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। मीडियन का दूसरा नाम मिडल वैल्यू, राइट। तो अगर हमारे पास ओड फॉर्म है तो जो मिड वैल्यू होगी वो होगी हमारी मिड वैल्यू। सपोज वी हैव द डेटा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये ओड नंबर है तो सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। 5 इज अ ओड नंबर। ठीक है, 1 से लेके 5 तक हमारे पास अगर नंबर है तो ये ओड नंबर है, तो हमारा मिडिल पॉइंट क्या होगा 3। ठीक है, अगर 1 से 4 तक है तो इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान हमारा मिडिल वैल्यू है जो कि हम कहेंगे 2.5, राइट। ना कि 2 ना कि 3, इनके मिडिल का नंबर, इनके मिडिल का नंबर क्या होगा 2.5। When we apply median to the situation when the direct measurement of variable are not possible like poverty, beauty and intelligence। मीडियन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डायरेक्टली हम उसको मैयर नहीं कर सकते, जैसे कि ब्यूटी है, पोवर्टी, इंटेलिजेंस को हम अगर डायरेक्टली मैयर नहीं कर सकते, हम कोई टेस्ट लगाएंगे तो देन हम मीडियन यूज करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मीडियन, मीडियन की एग्जाम्पल आपके सामने डेटा है 12 15 10 20 18 25 45 30 एंड 26। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक ऑर्डर फॉर्म में लेके आना है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ। आपने एक अगर असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हो तो आपने इसको एक ऑर्डर तरतीब देना है, जैसे कि आपने छोटे पहले स्टार्ट किए 10 12 15 18 20 25 26 30 एंड 45, देन आपने उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, आपने इसका मिडिल वैल्यू निकाली। और अगर इसका फॉर्मूला चेक करना है कि अगर हम कहते हैं कि हम फार्मूला करते हैं तो वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है, टोटल नंबर। उस आपके पास टोटल नंबर कितने आए हैं, अब यहाँ पे काउंट करो आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 9 है आपके पास टोटल नंबर। ठीक है, 9+1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने कहा 9+1 डिवाइडेड बाई 2 10 आ गया, तो फिर 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो आपने जब ये अरेंज किया तो जो फिफ्थ नंबर है दैट विल बी योर मीडियन। तो फिफ्थ नंबर पे आप देखें 20 आ रहा है, तो 20 जो क्या हुआ कि आपका मीडियन हुआ। अगर आप फार्मूला के थ्रू चलोगे तो फार्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर जो नंबर आएगा यानी टोटल नंबर को +1 में किया, उसको डिवाइड किया 2 पे, तो जो उस वो पोजीशन पे आएगा, जैसे कि हमने कहा फिफ्थ हमारा मीडियन आया, तो फिफ्थ पोजीशन पे जो नंबर है दैट विल बी आवर मीडियन। एडवांटेजेस ऑफ मीडियन, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, बहुत इजी है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो जो नंबर आ रहा है, बस आपने सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, स्टेप अरेंज करना है डेटा को, फिर जो स्टेप जो नंबर आ गया दैट इज योर मीडियन। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि आप जितने नंबर मर्जी बढ़ा दो, एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्ट नहीं होगा। इट कैन बी कंप्यूटेड इवन इन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जितने हमारे पास ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो हम उसको इजीली
कैलकुलेट कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा. हम इसको क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज कर सकते हैं. इसको ज्योग्राफिकली भी हम इजीली लोकेट कर सकते हैं. क्लियर? डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन, इट इज नॉट रिगोरियसली डिफाइंड. ठीक है, हम रिगोरियसली इसको डिफाइन नहीं कर सकते. इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिफाइंड नहीं होता. एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. यानी हम मीडियन जो हमारा आता है उसके ऊपर हम डिफरेंट अलजेब्रिक ट्रीटमेंट या हायर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज नहीं कर सकते मीडियन के ऊपर. राइट? उसके बाद है हमारे पास मोड. द मोड इज द मोस्ट frequent value that occurs in the set of data is called mode. A set of data may have more than one mode or no mode. When it has one mode, it is called unimode. When it has two or three mode, it is called bimodal or trimodal respectively. अब mode क्या है? Mode is the frequent number, frequently occurring number, most repeated number is called the mode. यानी कि हमारे डेटा सेट के अंदर जो नंबर बार बार आ रहा है उसको हम कहते हैं मोड. तो सम टाइम हमारे डेटा के अंदर एक मोड हो सकता है, दो से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, या कोई मोड भी नहीं हो सकता. ठीक है. अब यहाँ पे ये आपके सामने एग्जांपल है. हमारे पास नंबर है 12, 24, 15, 18, 30, 48, 20 एंड 24. तो मोड निकालने का भी फॉर्मूला तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है, डेटा को अरेंज करना है, और उसके बाद चेक करना है कि कौन सा नंबर दो दफा आया है. तो देखो हमारे पास यहाँ पे 24 टू टाइम्स आए हैं, तो हम इसको कहेंगे इट इज अ यूनी मॉडल मोड. अगर 24 थ्री टाइम आता तो इसको हम कहते बाय मॉडल और ट्राई मॉडल. राइट? नहीं, सॉरी, अभी ये तो हो गया यूनी मॉडल मोड. अगर इसके साथ कोई और सेट, यानी कि अगर 12 टू टाइम्स आया होता तो हम इसको 12 को भी कहते कि दैट इज अ मोड. और अगर हमारे पास 18 भी टू टाइम्स आया होता तो फिर हम 18 को भी मोड कहते और ये कहते कि ये ट्राई मोड है. क्लियर? Application of mode. When to apply a mode? We apply mode when it is required to study the problems like average size of shoes, average size of ready-made garments, and average size of agriculture holding. This average is widely used in biology and metrology पे. अब देखो मोड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ भी अभी हमें किसी चीज की ज्यादती या किसी चीज की रिपीटिशन को चेक करना है. यानी गारमेंट्स में कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है, फैशन में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है, शूज जो है मोस्टली कौन सा रिपीट हो रहा है, डिजाइन कौन सा रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम मोड को यूज करेंगे. क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ मोड. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये जितनी एक्सट्रीम वैल्यू जितनी मर्जी आ जाए उससे अफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. और ये इवन ओपन एंडेड क्लासेस यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर भी हम मोड को यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूजफुल इन क्वालिटेटिव डेटा. ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में यूज होगा, लेकिन बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छे से यूज हम क्वालिटेटिव डेटा के अंदर करते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड क्या है? इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. ठीक है, सम टाइम हम इसको क्लियरली डिफाइन नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ हमने अरेंज करना है. वो डेटा क्या है, उसमें आउटलायर्स हैं कि नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं होती. इट इज नॉट सूटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. मीडियन एंड मोड ये सूटेबल नहीं है कि हम इसके ऊपर और हाईली स्टैटिस्टिक टेक्निक यूज कर सके, और इसके अंदर सारी ऑब्जर्वेशन नहीं आती. इसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है जो बार बार अकर हो रहा है उसको हम करते हैं. और क्योंकि मैंने आपको बताया कभी कभी हमारे पास डेटा में नो मोड भी होता है, तो इस तरह बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई मोड भी नहीं होता. राइट? अब ये आपके लिए असेसमेंट है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग. अ लिस्ट ऑफ 5 टेस्ट स्कोर वाज 60, 67, 73, 63 एंड फाइंड द फॉलोइंग मीन, मीडियन एंड मोड. आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक सवाल है, अब आप इसका जल्दी से मोड, मीडियन एंड मीन फाइंड आउट करें. तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप जल्दी से मुझे बता दें. तो हमारा मोड 67,
मीडियन 67 और मीन 63 है, राइट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास जो हमारी सेकंड टाइप है, पहले सेंट्रल टेंडेंसी को हमने देखा, अब हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? रेंज आ रही है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड वेरिएंस, राइट। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। Then we have measure of dispersion. The measure of central tendency does not tell us anything about the spread data because any two sets of data may have same central tendency with vast differences magnitude of variability. Consider two type of data set have same means but different reliability. अब देखिए measure of dispersion हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि measure of central tendency हमें sometime जो है स्प्रेड ऑफ स्कोर नहीं सही से बताती। अब ये सामने आपके सामने टू एग्जांपल्स हैं कि इन दोनों का मीन सेम है, ठीक है। हमारे पास टू डिफरेंट सेट्स हैं लेकिन मीन सेम है, तो इसकी वजह से हम इसकी रिलायबिलिटी को नहीं चेक कर सकते। तो जब हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जाते हैं। These two data have same mean 12 but differ in their variation. There is more variation in data B as compared to data A. ठीक है, अब हम आपके सामने जो प्रीवियस एग्जांपल थी कि दोनों डिफरेंट थे लेकिन मीन सेम था, दैट इज 12, लेकिन उनके नंबर अगर हम देने देखें तो A एंड B में दोनों में डिफरेंट थे, ठीक है। This illustrates the fact that of central tendency is not sufficient. We therefore need some additional information concerning with how the data are dispersed about the average. अब देखिए जब हमारे पास मीन सेम है लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमारा डेटा डिस्पर्स कैसे है, सेम और चेंज कैसे है, तो उसके लिए हमें हायर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करेंगे और जो है टेक्निक यूज करेंगे ताकि हमें डेटा के बारे में पता चल सके। दिस इज मेजरिंग द डिस्पर्शन। बाय द डिस्पर्शन वी मीन द डिग्री टू विच डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, यानी कि अगर हमने देखना है कि हमारा एवरेज अगर 12 आया है तो 12 के इर्द गिर्द स्प्रेड ऑफ स्कोर कितना है, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम डिस्पर्शन में जाते हैं। There are two types of measure of dispersion, absolute and relative dispersion. अब हमारे पास two types हैं, absolute and relative dispersion. एक तो हमें accurate बताएगा, एक हमें उससे मिलता जुलता स्कोर बताएगा। Types of measure of dispersion follow are the measure of dispersion. अब सबसे पहले range है, फिर semi interquartile range और quartile deviation, mean deviation है, और then variance and the standard deviation है। Range क्या है? It is defined as difference between largest and smallest observation in a set of data. यानी कि रेंज हम हमारे पास कोई भी नंबर आ रहे हैं, स्कोर्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे? लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से माइनस किया तो वो हमारे पास रेंज आ गई, ठीक है। जिसका है एक्स मन, हम इसको यूं भी कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। वेयर एक्स एम द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, एक्स ओ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। द रेंज इज वेरी सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड ओनली कंसर्न विद द टू मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। Its relative measure is known as the coefficient of dispersion xm minus o. इसको हम xm minus o भी कर सकते हैं, u minus l भी कर सकते हैं। So coefficient range is xm plus xo, ठीक है। तो हम जब xm minus xo, तो हम coefficient range निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। Calculate the range of coefficient range from the following data. अभी हमारे पास स्कोर्स हैं 15, 20, 18, 16, 30, 42, 12 एंड 25। अभी हमारे पास डेटा है, तो सबसे पहले आप मैक्सिमम स्कोर देखो कौन सा है, दैट इज 42। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्कोर 42 है, मिनिमम स्कोर 12 है। तो जब आपने मैक्सिमम स्कोर से मिनिमम स्कोर को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 30, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या है? 30। Standard deviation. Standard deviation is the most commonly used and the most important measure of variation. अब standard deviation क्या है? बहुत important variation है। It determines whether the score are generally near
और फार फ्रॉम द मीन। जब हम एक मीन निकाल लेते हैं तो हमें ये बताता है कि कितना ऐसा स्कोर, जो हमारा स्कोर आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो कितना मीन के करीब है या कितना मीन से दूर है। इन सिंपल वर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स हाउ टाइटली ऑल द स्कोर्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन इन अ डेटा सेट। यानी कि अगर हमने देखना है कि मीन के इर्द गिर्द कितने नंबर्स हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये स्कोर आ रहा है, कितने टाइटली उसके साथ लिंक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। When the scores are close to the mean, standard deviation is small। ठीक है, अब देखो, जब जितना मीन के क्लोज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही छोटा होगा। एंड लार्जेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स दैट द स्कोर आर स्प्रेड अपार्ट। ठीक है, और जितना बड़ा होता जाएगा तो वो हमें बताएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से ज्यादा फैला हुआ है, उससे दूर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएंस। तो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ठीक है, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिक इज अ मेजरमेंट ऑफ द स्प्रेड बिटवीन नंबर्स इन डेटा सेट। यानी कि वो नंबर जो एक डेटा सेट में है उनका स्प्रेड कितना है, उसको चेक करने के लिए हम वेरिएंस की तरफ जाते हैं। दैट इज its measure how far each number in the set is from the mean and therefore from every other number in the set। यानी अब वेरिएंस को चेक करने के लिए कि मीन से डेटा, मीन का स्प्रेड कितना है और दूसरे स्कोर से कितना फैला हुआ है, यानी मीन से कितना दूर है और जो हमारे डेटा सेट में अदर नंबर्स हैं उनसे कितना करीब या कितना दूर है, उस चीज को चेक करने के लिए हम वेरिएंस को यूज करते हैं। वेरिएंस मेजर हाउ फार अ डेटा सेट इज स्प्रेड आउट। ठीक है, यानी कि कितना स्प्रेड आउट है हमारा डेटा, तो हम उसके लिए वेरिएंस यूज करेंगे। इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द मीन। यानी कि स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, मीन के गिर्द स्क्वायर डिफरेंसेस को चेक करने के लिए हम वेरिएंस को यूज करते हैं। देन हमारे पास है नॉर्मल कर्व। वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग आउट हाउ डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज टू प्लॉट देम इन अ ग्राफ। अब नॉर्मल कर्व क्या होती है? जब हम नॉर्मल कर्व हम तब यूज करते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। ठीक है, इफ द डेटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्राफ विल कम अक्रॉस ऑन अ कर्व। ठीक है, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि अगर हमारा बेल शेप कर्व में ग्राफ आ रहा है तो इट्स मीन कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन स्टैटिस्टिक दिस कर्व इज कॉल्ड अ नॉर्मल कर्व एंड इन सोशल साइंस इट इज कॉल्ड अ बेल कर्व। ठीक है, जैसे हमारी सोशल साइंसेस के अंदर हम उसको बेल कर्व कहेंगे। नॉर्मल और बेल कर्व इज distribution of data may naturally occur in several possible way with a number of possibility for standard deviation। ठीक है, कि हम ये नेचुरली भी अकर हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होता है। ठीक है, दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमारे पास मीन इक्वली आ रहा है तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस टेल अस अबाउट द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द डेटा सेट। अब स्क्यूनेस क्या बता रहा है कि कितनी वेरिएशन है, उसकी डायरेक्शन क्या है एक डेटा सेट के अंदर। यानी एक डेटा हमारे पास है तो उसके अंदर कितनी वेरिएशन है और या कितनी डायरेक्शन है, कि कितने ज़्यादा स्कोर्स हैं या और किस किस साइड पे वो स्प्रेड है। It is measures of symmetry. Our distribution or data set is symmetric if it looks the same to the left and right or of the central point। यानी सिमेट्रिक कितना ज़्यादा है, एक जैसा कितना है, अगर लेफ्ट और राइट में सेंट्रल पॉइंट में आ रहा है तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, if bulk of data is at the left that is the peak is toward the left। और जितना डेटा हमारा लेफ्ट साइड पे होगा तो यानी कि वो जो बेल है, बेल कर्व नहीं होगी, यानी उसकी जो पीक है वो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई होगी। ठीक है, एंड द राइट टेल इज लॉन्गर, वी से दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड राइट टू पॉजिटिव स्क्यूड। यानी जितना अगर वो राइट साइड पे है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि इसकी टेल्स राइट साइड पे है, लॉन्गर है। अब देखो, ये अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे है, और अगर बिल्कुल दोनों साइड से इक्वल है तो हम कहेंगे नो स्क्यूड और उसमें राइट है। लेकिन अगर ये राइट साइड पे है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड क्यों है? क्योंकि
ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास चेंज आया है, यानी कि पहले अगर हम प्री टेस्ट पोस्ट की बात करें तो हमारे पास पहले जो डेटा था या पॉपुलेशन या उनके रिजल्ट डिफरेंट थे, देन जो है ट्रीटमेंट के बाद उसके रिजल्ट चेंज हो गए, तो इसलिए हमने कहा पॉजिटिवली डायरेक्शन है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। ओके, देन हमारा आता है कर्टिसिस। Curtices is a parameter that describe the shape of variances. It is a parameter that tell us how the graph of the set of data is peaked and how high the graph is around the mean. अब curtices क्या है? एक shape है, यानी कि शेप किस तरह की है कि ग्राफ की शेप है या पैरामीटर है जो हमें बता रहा है कि हमारा डेटा सेट किस तरीके से फैला हुआ है। जितनी ज़्यादा पीक होगी उतना ही हमें बताएगा कि हमारा डेटा मीन के गिर्द स्प्रेड है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट curtices measure the shape of the distribution, the fitness of the tail, it focus on how returns are arranged around the mean। यानी हम सिंपल वर्ड में कहेंगे कि जितनी शेप फिट होगी और जितनी टेल लॉन्ग होगी तो वो हमें बता रही है कि हमारा डेटा बड़े अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और जितनी लॉन्ग होगी तो वो उसमें बताएगा कि हमारे मीन के गिर्द स्कोर ज़्यादा है। अ पॉजिटिव वैल्यू मीन दैट टू लिटिल डेटा इज इन द टेल एंड पॉजिटिव वैल्यू मीन दैट टू मच डेटा इन द टेल, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू मीन के टू मतलब है या तो बहुत ज़्यादा डेटा इसके पास है या बहुत कम डेटा इसके पास है। Types of curtices. Curtices has three types: mesocurtic, platycurtic, and the leptocurtic. If the distribution has curtices of 0, then the graph is normal, nearly normal. The nearly normal distribution is called mesocurtic, ठीक है। अगर हमारा curtices 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये mesocurtic है। If the distribution has negative curtices, it is called platycurtic. An example of platycurtic distribution is a uniform distribution. यानी एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और वो एक तरफ स्क्यूड होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है और इसलिए हम इसको platycurtic बोलेंगे। If the distribution has positive curtices, it is called leptocurtic. और अगर ये यानी राइट साइड पे स्क्यूड होगा तो हम कहेंगे कि ये लेप्टोकर्टिक है। टाइप्स ऑफ लेप्टोकर्टिक टोटली लॉन्ग है, मेसोकर्टिक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेटोकर्टिक बहुत स्मॉल है, राइट। ओके, these are the self assessment activities that tell the basic purpose of measurement central tendency. This is your activity। अब इस पे आप लोग खुद सोचें।